हम्म, हम्म, आहा, हे हे हेलो 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 नमस्कार 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन नमस्कार गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एवरीवन आवाज क्या मेरी आ रही है और दिखाई क्या मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं नमस्कार 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोग GVN लिख कर भेजेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे पीवीएन्स जो हैं वो आ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन जाखड़, प्यार से आप सभी लोग कहते हैं मामू। वो वाला मामू नहीं बे मामा जी असली वाला। हाँ ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर नंबर 2 की, और क्वेश्चंस ऑन एपी देखेंगे बेटा। एपी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कॉमन टर्म्स की बात करेंगे। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट की स्पेलिंग बचपन से ही याद नहीं रही मुझे। बचपन बड़ा तकलीफों में बीता है ना। हॉस्टल में थे, हाँ, हर गलत चीज पे पिटाई होती थी, सही पे भी हो जाती थी भाई। अनाउंसमेंट क्या है कि टुडे एट 9 PM, टुडे एट 9 PM, और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? 12 और 9, 21 आवर्स। टुडे एट 21 आवर्स क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 14 आपके लिए मैंने जो है वो रिकॉर्ड करके डलवा दिया है। इस क्वाड्रेटिक के लेक्चर नंबर 14 को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा? 2 दिन का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। आई बिलीव 2 hours 20 minutes का है, 2 घंटे 26 मिनट का है। तो आप इसको एक बार 1.5 घंटे और एक बार 1 घंटे, 2 दिन आप लीजिए, कोई बात नहीं। आगे छुट्टियां आ रही हैं आपकी। छुट्टियां मतलब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे की आपकी छुट्टी है, और फिर संडे की छुट्टी है ना। कर लीजिएगा प्लीज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? निपटा दोगे? बोलो बोलो बोलो। एक बोल रहा कर भी लिया, हे भगवान। इतनी जल्दी? बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं बच्चे, शाबाश। अरे उसमें सवाल बहुत करवाए हैं यार, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। मेरी बात समझते नहीं हो तुम। एक तो यार भांजे भांजी होने के बाद मामा जी की बात नहीं समझोगे, किसकी समझोगे तुम? है ना। हाँ, कॉपी दैट। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर आज का धमाकेदार लेक्चर। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई हमारे साथ बहुत सारी जनता नई जुड़ चुकी है, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि अब हम किसी भी प्रकार का बैकलॉग नहीं होने देंगे। सर अब तक हम हो सकता है बाकी लोगों से कंपैरेटिवली पीछे थे, बट अब पीछे नहीं हटेंगे। तो बेटा यहां से कोई भी लाइव लेक्चर मिस नहीं करना है, और उसके बाद में आपको धमाधम साथ साथ में पीछे का बैकलॉग भी कवर करते रहना है प्लीज। ये मेरी आप सभी नए बच्चों से रिक्वेस्ट है। और जो पुराने जुड़े हुए हैं भाई, तुम्हें तो सलाम है, तुम तो बिल्कुल कहीं छोड़ के मत जाना, क्योंकि धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई, कि आगे चलकर स्कूल के एग्जाम्स भी आएंगे, और थोड़ा तुम्हारा हो सकता है मन भी भटकेगा। दिल तो बच्चा है जी, है ना, थोड़ा कच्चा है जी, है ना, पर सच्चा है जी, कि सर हम कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाने वाले। बिल्कुल सही। चलिए स्टार्ट करें। अरे बैकलॉग को कब तक पकड़े रहेगा भाई? अब इस बैकलॉग को बैकलॉग में कन्वर्ट करने की बात आ गई है, समझ में आया? अब बाकी लोगों को बैक में छोड़ दे, पीछे की ओर, तू आगे निकल जा सबसे। हाँ, अब ये मौका है तेरे पास में। और इसके लिए आपके लिए एक सीरीज भी लाई गई है, मैं काफी बार बोलता हूं। वो सीरीज, नया चैनल है PWJE ऑफिशियल करके, उस पे जाइएगा। वहां पर वन शॉट में कंप्लीट क्लास 11th के सारे चैप्टर्स डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ करवाए जा रहे हैं। मैं ही वो लेक्चर्स ले रहा हूं, और आपको मजा भी आ रहा है। और बहुत जल्द आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर भी आने वाला है, तैयार रहें। यस और नो? चलिए स्टार्ट करें। तो आपको फटाफट इनका आंसर करना है। अगर कोई एपी है तो उसकी टीएन क्या होती है ये बताओ। सर देखो, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा हल्का लग रहा है, इसको भारी करो। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें 2 चीजें जाननी होती है, एक फर्स्ट टर्म, एक कॉमन डिफरेंस। अगर हमने ये जान लिया तो टीएन आप बोल सकते हो a+n-1 इंटू डी। यस और नो? a+n-1 इंटू डी इज दिस। बहुत बढ़िया। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहली एन टर्म्स का सम क्या होता है?
दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बोल दो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस, ये भी आप बोल सकते हैं t1 प्लस tn। हाँ है ना, शाबाश, अरे खतरनाक हो तुम तो यार, खतरनाक हो, है ना। और ये जो है ये लीनियर फंक्शन ऑफ एन आता है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन आता है विद जीरो कांस्टेंट टर्म। किसी भी सीक्वेंस में tn जो होता है वो होता है सर sn माइनस sn-1, और t1 मतलब s1 के बराबर। s1 इज बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म तो अकेली है, उसके बाद किसके साथ सम करोगे यार, अकेली है तुम्हारी, अकेली है, बस छोड़ो, है ना, फर्स्ट टर्म अकेली है तो उसका सम कुछ नहीं सर, t1 इज s1। बहुत बढ़िया। अगर 3 नंबर्स आपको पता चले, कहीं से गुप्त जानकारी आपको मिले कि एबीसी एपी में है, तो बीच वाले का दुगना, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज सम ऑफ अदर टू, ट्वाइस ऑफ मिडल इज सम ऑफ अदर टू। फोर्थ वाला बता दे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी सीक्वेंस आर 79, देन आपसे पूछा गया है 23rd टर्म फ्रॉम द लास्ट इज डैश टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो एक बात बताओ, अगर टोटल 79 टर्म्स हैं तो पीछे से 23rd टर्म, पीछे से 23वीं टर्म, आगे से कौन सी टर्म के बराबर होगी? तो सर उसके लिए फॉर्मूला है टोटल टर्म्स माइनस पीछे से दिया गया काउंट प्लस 1। तो ये कितना आ गया भाई, ये हमारे पास में आ गया सर 56 प्लस 57th टर्म। दिस इज 57th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। वाह यार, और मैंने कहा ये पीछे से 23वीं टर्म निकालने का एक तरीका और बताया था। हेलो, उधर क्या देख रहा है उधर क्या देख रहा है खिड़की से बाहर? नहीं है वहां कुछ, और ढूंढ भी मत, क्योंकि जिसको तू ढूंढ रहा है अगर वो इस वक्त मेहनत कर रही है तो तेरे को वो कभी नहीं मिलेगी, और अगर इस वक्त तू मेहनत नहीं कर रहा तो तेरे को कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए खिड़की से बाहर मत देख, इधर बता। अगर मैं पीछे से 23वीं टर्म निकालने के लिए बोलूं, खड़ा हो जा बेटा, यस, हाँ तेरे से बात कर रहा हूं, खड़ा हो जा। पीछे से 23वीं टर्म और किस तरीके से निकाल सकते हैं? यस, रिवर्स द एपी, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाओ, कॉमन डिफरेंस के आगे माइनस साइन लगाओ, और फिर उस एपी की आप 23वीं टर्म निकल दो। बहुत बढ़िया, रिवर्स द एपी। अरे वाह यार, खतरनाक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज ट्रू फॉल्स। एपी पलट दो, एपी पलट दो, डी का साइन चेंज करना ना भूलें। अरे वाह यार, तुम तो खतरनाक हो। बीच में एक लिख रहा है डिब्बी के सॉल्यूशन दे दो, अबे कर देंगे, टेंशन ना ले, सारी चीजें तुम्हारे लिए की जा रही है, ठीक है। इनफैक्ट जितनी मेहनत मैंने पिछले किन्हीं भी बैचेस में की है उससे ज्यादा इस बैच के लिए की जा रही है। वन शॉट लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, डिब्बी के सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, नो मर्सी शीट के सॉल्यूशंस भी पहुंचाने हैं, सारी चीजें हैं भाई। इंसान तो अकेला ही हूं ना, अब मैं कितनी देर, ऐसा तो है नहीं 5-10 लोग मैंने नीचे रखे हुए हैं कि मेरा सॉल्यूशन आके उसने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अगर आपको पता चले कि ये कुछ लोग जो हैं ये एपी के अंदर हैं, ध्यान सुनना, दीज आर इन एपी, तब मुझे एक बात बता, अगर मैं सभी टर्म्स को किसी कांस्टेंट के से डिवाइड करूं तो क्या ये भी एक एपी में होंगे? तो आंसर इज सर यस, बिल्कुल सही। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो पिछली बार मल्टीप्लीकेशन में बताया था। अरे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक ही बात होती है, मैंने ये बताया था ना कि k(a1), k(a2), k(a3), तो अगर मान लो k की वैल्यू हाफ हो जाए, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू हाफ हो जाए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपने 2 से डिवाइड किया है छे गोली वाले बाबा, यस सही लग रहा है। और वैसे भी तुम्हें कोई एपी अगर देखना हो, यहां पर n है, ये भाई ने पता नहीं क्या करो है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी देखना हो कि वो एपी में है कि नहीं है, तुम तो कॉमन डिफरेंस निकालो ना, कॉमन डिफरेंस निकालो, है ना, बिल्कुल सही। अब सेकंड वाले की बात करता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर ये फॉल्स है। मैंने कहा कैसे फॉल्स है भाई? सर आपने बोला था सभी टर्म्स में सेम नंबर जुड़ना चाहिए, तो सर यहां पर आपने फर्स्ट टर्म में k जोड़ा, सेकंड टर्म में 2k जोड़ा, थर्ड टर्म में 3k जोड़ा, और लास्ट टर्म में nk जोड़ा, तो सर ये एपी में है क्या? तो आंसर है सर ये एपी में है, यस। तुम तो वापस से सॉल्व करो ना भाई, तुमसे पूछा जा रहा है कि ये एक एपी है कि नहीं। a1 प्लस k, a2 प्लस 2k, a3 प्लस 3k और a4 प्लस 4k, इस प्रकार से मैंने एक एपी दी। अब एपी को चेक करने का तरीका होता है पहले वाली टर्म में से ये वाली टर्म घटाओ, तो a2 प्लस 2k माइनस a1 माइनस k। अब ये आपको एक एपी में दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं d बोलूं
तो A2 माइनस A1 है जी D, और 2K माइनस K सर ये आ रहा है D प्लस K। अब इसमें से ये वाली चीज घटा, तो A3 प्लस 3K में से अगर मैं A2 माइनस 2K घटाऊं तो सर वापस ध्यान से देखना भाई, ध्यान से आंखें खोल के, फॉल्स वालों ये है D और ये है K। और सिमिलरली जब आप इसमें से ये घटाओगे तब भी आपके पास में सम सेम आएगा, है ना। तो सर आपने तो बोला था सेम नंबर जोड़ने, अरे सेम नंबर जोड़ने से एपी में रहते हैं, बट आपने एक प्रॉपर्टी वो भी तो बताई थी कि दो डिफरेंट एपीज हो, A1 A2 A3 A4 ये सब लोग एपी में है। एक दूसरी एपी कंसीडर कर K 2K 3K 4K 5K। अब इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ा है तो ये भी तो एपी में होंगी। कैसा लगा? एसएमजे लिखकर भेजे, शाबाश। सर फिर ये वाला लोअर सफिक्स का सम आ रहा है 16, 9 और 7 16, 13 और 3 16, 15 5 और 11 16, और 2 8 लिखा हुआ है, मतलब A8 प्लस A8 मतलब 8 और 8 16। सर ये बात भी एकदम ट्रू लिखी हुई है। A1 A3 A5 A7 A9 मतलब एक एक के गैप से हमने टर्म उठा लिया, A2 हटा दी, A4 हटा दी, A6 हटा दी, तो क्या ये एपी में है? तो आंसर है सर यस, ये भी एपी में है। अब कोई बच्चा बोले सर मुझे ये जानना है कैसे हैं एपी में, तो मैंने कहा देख A1 क्या होगी A, A3 क्या होगी A प्लस 2D, A5 क्या होगी सर A प्लस 4D, A7 क्या होगी A प्लस 6D। तो ध्यान से देख बेटा ये भी एपी है। अरे गोलू क्या ही बोलूं, यस कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब अगले वाला खुद कर लेना, ये भी ट्रू है, इसके सारे पार्ट ट्रू हैं। कितने लोगों को एकदम क्लियर है? ईमानदारी से बताइए प्लीज। अब उसके बाद में ये सवाल मैंने आपको दिया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है भाई, मैं तो तुमसे पोल कंडक्ट करवाना चाह रहा हूं और तुम्हारी पोल भी खोलना चाह रहा हूं। ऑल ट्रू, शाबाश। ठीक है, आई होप दीज टाइप्स ऑफ रिवीजन वाली स्लाइड जिसपे हम 10 से 15 मिनट स्पेंड करते हैं, दीज आर वैलिड एंड यूजफुल फॉर यू। ठीक है, इससे पिछली क्लास का एक बार रिकैप हो जाता है सर। हाँ, अब उसने बोला कि ये सब लोग एपी में हैं, पहली टर्म 8 है। मैं आपको एक बार फिर से जो हमने अब तक पढ़ा है, जो कि ज्यादा कुछ नहीं है थ्योरी के हिसाब से, सिर्फ दो फॉर्मूलाज हैं, टीएन का और एसएन का। उसके बाद में इन सब फॉर्मूलाज पे या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। कुछ मैं लेकर आया हूं, कुछ डिब्बी दूंगा, कुछ आप खुद करेंगे, तो आप देखेंगे कि यस सर वी कैन डू दिस। अब जरा ध्यान सुनना, ये सब लोग एपी में हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 50, एक काम करो, फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी? A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। इनका जो सम है वो आपको दे रखा है 50। मतलब सर हमें क्या जानकारी दे रखी है? 1 2 3 4 4A प्लस 6D, 3 2 5 और 1 6, ये दे रखा है सर हमें 50 के बराबर। ठीक है, और उसने पहली टर्म दे रखी है सर 8, दैट मींस यू नो कि A इज 8। तो ठीक है सर, 6 यहां पर 8 रख देंगे अगर, तो ये आ जाएगा 32, तो दिस इज 50 माइनस 32, तो यहां से D की वैल्यू आ गई सर, दैट इज 18/6 3, है ना। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 170। अब लास्ट 4 लिखने का जो तरीका है वो बहुत सारे बच्चे ये वाला यूज करते हैं। लास्ट 4 मतलब कि सर लास्ट वाली टर्म हो जाएगी Tn, उससे पहले वाली टर्म हो जाएगी Tn माइनस 1, उससे पहले वाली टर्म हो जाएगी Tn माइनस 2, और ये हो जाएगी Tn माइनस 3। इन सब का सम आपको दे रखा है 170, है ना। एक तरीका तो ये है, मतलब आप जैसे Tn को लिखोगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या आपने ऐसे लिया है? और सर फिर आप इसको लिखोगे दैट इज A प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, है ना। फिर आप इसको लिखोगे सर A प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, दैट इज ये वाली चीज, और ये आ जाएगा सर A प्लस एन माइनस 4 इंटू डी। ऐसे किया क्या भाई? हाँ ना, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन रही है। 1 2 3 और 4, दैट इज 4 इंटू A की वैल्यू 8 है। अब D का कोफिशिएंट बताना जरा, मैं ये वाली टर्म्स ऐड कर रहा हूं, n माइनस 4 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1, ये सब ऐड होंगे, क्योंकि इन सभी टर्म्स में से जिनके नीचे स्टार लगा रहा हूं उनसे मैंने D कॉमन ले लिया। हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर, ऐसा कौन बोलता है?
सर है एक पागल मास्टर और मामा है हमारा, तो ध्यान से बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई। ये आ गया 4n, 7 2 9 और 1 10, 170 सर ये आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। 4n माइनस 10 आ गया सर, बिल्कुल सही। अब यहां से मेरे ख्याल से आपको n की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज a और सब कुछ आपको पता है। तो हमने क्या किया, इस d की जगह हमने 3 रख दिया, है ना। तो सर ये कितना आ गया, ये आ गया 12n माइनस 30 और ये आ जाएगा प्लस 32 बराबर 170। तो यहां से n की वैल्यू सर ये आ रहा है प्लस 2 इधर जाएगा तो 168 अपॉन 12, 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48। तो n की वैल्यू 14 आ गई। कितने लोगों को आ गई? 14। क्या ये बात क्लियर है ना। और दूसरा, कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा सर, लास्ट और पहले वाले का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम और फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम, ये बराबर होता है। ऐसे किया है ना, कि मान लेते हैं कि लास्ट टर्म tn है। अरे बोलो, है ना, ये वाली चीज क्लियर है। ऐसे किया है क्या कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर आएगा। तो उससे भी करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा भाई। दैट इज, उससे अगर आप जाते हो कि t1 प्लस tn इज इक्वल टू t2 प्लस tn माइनस 1 इज इक्वल टू t3 प्लस tn माइनस 2 और इज इक्वल टू t4 प्लस tn माइनस 3, है ना। ठीक है। अब सर इन सबको अगर हम ऐड कर दे, मान लेते ये k के बराबर है, तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो k प्लस k प्लस k प्लस k दैट इज 4k, और ये आएगा कितना सर, ये आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ऐसे भी। और साथ में सर tn प्लस tn माइनस 1 प्लस tn माइनस 2 प्लस tn माइनस 3। क्या हो गया दीदी, क्या बोल रही है? अरे तुझे कुछ ना कह रहा हूं, सीरी जाग गई अचानक से। अब सर ध्यान से देखना, ये वाला सम आपको दे रखा है 50 और ये वाला सम दे रखा है 120 170। तो ये आ गया आपके पास में 220 होल डिवाइडेड बाय 4। ये 4k की वैल्यू है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 54 आ गई, है ना, 54। अब अगर 4k की वैल्यू 54 आ रही है तो यहां आ जाओ वापस से। t1 इज a, tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d और ये k के बराबर है तो 54। अब देख भाई ये कितना हो गया, 16 n माइनस 1 इंटू 3। अब एक काम करते हैं, 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8, नहीं 3 से तो कैंसिल ही नहीं हो रहा भाई। हाँ, तो दिस इज 3n माइनस 3 करोगे प्लस 13, तो ये कुछ गड़बड़ा रहेगा। अच्छा 55 आएगा यहां पर, हाँ मैं वही सोचूं, मैं तो डर ही गया था। सर ये आ जाएगा इन दोनों का सम 16 प्लस d है 3 इंटू n माइनस 1 बराबर 15। तो यहां से भी n की वैल्यू 14 ही आ रही है। 13 इंटू 3 39, 39 प्लस 16 55। ये ठीक है क्या? एक तो ऐसे, कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा कि लास्ट टर्म को उन्होंने l मान लिया, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, l माइनस डी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, l माइनस 2d, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, l माइनस 3d। क्योंकि अगर लास्ट टर्म l है, लास्ट टर्म l मतलब लास्ट टर्म, तो इससे पहले वाली टर्म d घटा दो, उससे पहले वाली टर्म d घटा दो, उससे पहले वाली टर्म d घटा दो, तो भी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, कैसे भी करो। अब हमारे पास में टोटल 14 टर्म्स आ गई और यहां पर वर्ड यूज किया गया है मिडिल टर्म। कितने लोग इस बात की फरमाइश रखते हैं कि सर हमें आप मिडिल टर्म का पूरा ज्ञान दे दीजिए? बीच का बिच्छू बचपन में खेला है ना, बोले कौन बनेगा बीच का बिच्छू। तो वैसे ही कभी भी वो बीच के बिच्छू की बात करे, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट मिडिल टर्म, तो आपको क्या सोचना है?
तो मैंने कहा देख छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, वैसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बट इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मिडिल टर्म देखते हैं। मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में 6 है। एक कोई भी एपी लिख दो जिसमें टोटल 6 टर्म्स है, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिखा 2 4 6, और फिर हमारे पास में 8 10 12, ठीक है। या फिर सर ये जो बात आप बता रहे हो दिस इज फॉर एनी सीक्वेंस, ये जो बात अब मैं बता रहा हूं दिस इज फॉर एनी सीक्वेंस। आप ये वाली बात किसी भी सीक्वेंस के लिए लगा सकते हो, और आगे चलकर एक चैप्टर और आएगा, उनका तो सिर्फ वक्त आया था, मेरा एक दौर आएगा, ठीक है। एक चैप्टर और आएगा जिसमें मैं आपसे मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट फिर लगवाऊंगा। इसलिए मैंने एपी हटाकर कोई भी सीक्वेंस लिख दी जिसमें 6 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। और अगर इसी में ही n की वैल्यू होती 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास में होती 7 ऑड, तो सर ये होती A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो आपके पास में 2 बीच के बिच्छू होते हैं, 2 मिडिल टर्म्स होती हैं। इनका एवरेज मत निकाल देना कि A4 प्लस A3 अपॉन 2 सर लो एक मिडिल टर्म, नहीं। और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब आपके पास में ऑड होती हैं तो आपके पास में एक ही मिडिल टर्म होती है, ठीक है। यह बात क्लियर हुई कि इन केस ऑफ टोटल टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म, टोटल टर्म्स अगर ऑड है तो एक मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म का नंबर कैसे पता करें, तो उसके लिए डायरेक्टली मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। कैलकुलेट, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, टोटल टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड टोटल टर्म्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये कैलकुलेट करो, ठीक है। आपको अगर कभी बीच वाली टर्म का नंबर पता करना हो तो टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, ये तीनों कैलकुलेट कर लो। अब इसमें से जो इंटीजर बने वही मिडिल टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं इन केस ऑफ टोटल टर्म्स आर n, तो आपको कैलकुलेट करना है n बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 और n प्लस 2 बाई 2। तो n की वैल्यू 6 के लिए मैंने ये 3 चीजें कैलकुलेट की, 6 बाई 2, 7 बाई 2 और 8 बाई 2। इसमें से कितनी इंटीजर बन रही है, कितनी इंटीजर बन रही है, क्योंकि मिडिल टर्म का नंबर पता कर रहे हो तो सर वो एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो सर ये वाली वैल्यू आ रही है 3 और ये वाली वैल्यू आ रही है 4, तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आर द मिडिल टर्म। सर इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, टोटल टर्म्स प्लस 1 बाय 2, टोटल टर्म्स प्लस 2 बाय 2। इंटीजर कौन सी बन रही है सर, सिर्फ ये इंटीजर बन रही है, दैट इज फोर्थ टर्म इज द ओनली मिडिल टर्म। कैसा लगा, है ना। तो मान लो मैं आपको बोलूं कि टोटल टर्म्स मेरे पास में 31 है, तो बताओ मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी, मिडिल टर्म कौन सी होगी। और टोटल टर्म मेरे पास में अगर 68 है तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी, जल्दी से बता दे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो जैसे ही आपको टोटल टर्म्स पता चले तो आप ये वाली कैलकुलेट करो वैल्यू, 31 बाई 2, 32 बाई 2, 33 बाई 2। इसमें से इंटीजर सिर्फ ये बन रहा है, दैट मींस 16th टर्म इज द मिडिल टर्म, 16th, ठीक है। और इसमें सर इसमें भी आप कैलकुलेट करो यही 3 चीजें, कौन कौन सी, 68 बाई 2, फिर एक जोड़ दो 69 बाई 2, फिर 2 जोड़ दो, मतलब 68 में 2 जोड़ दो, दैट इज 70 बाई 2। ये वाला एक इंटीजर बन रहा है और वो इंटीजर बन रहा है सर 34, और ये वाला इंटीजर बन रहा है 35। तो 34th एंड 35th आर द 2 मिडिल टर्म्स, है ना। तो पहले वाले में अगर टोटल टर्म्स 31 है तो एक मिडिल टर्म है, टोटल टर्म्स अगर इवन है 68 तो 2 मिडिल टर्म्स है। कैसा लगा। तो अब उसने पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, तो मैंने पूछा यार मिडिल टर्म्स हैं कौन कौन सी, तो सर टोटल टर्म्स है 14 अपॉन 2, फिर 15 अपॉन 2 और फिर 16 अपॉन 2।
तो ये वाली आ गई सर हमारे पास में 7th टर्म, और ये वाली आ गई सर हमारे पास में 8th टर्म, और यही हमारे पास में मिडिल टर्म है। तो इस केस में व्हाट इज योर एफ एन एफ? एफ एन एफ बोलिए प्लीज, फुल एंड फाइनल। इस केस में आप बोलोगे सर A7 इंटू A8, जल्दी से बता दो। अब A7 कितना आ रहा है भाई? A7 कितना आ रहा है? A7 निकाल सकते हो? हां सर, A7 आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज A प्लस 6D। A है जी 8, D है 3, तो सर 18 दैट इज 26। तो A7 आ रहा है 26, और A8 कितना आएगा सर? कॉमन डिफरेंस 3 है तो 29, और ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी आई बिलीव 754, है ना? 26 और 29 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है सर, दैट इज 754। क्लियर है? है ना? तो दिस इज योर आंसर 754। चेक कर लेते हैं। कम ऑन, नो वन इन द लीडर बोर्ड, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? एक बोल रहा है सर रॉन्ग है। रॉन्ग तो हुआ ही है बेटा। ओहो, 69% जनता का सही जवाब है भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलिए आ जाइए, अब सवालों का और बौछार करते हैं। जेईई मेंस 2022 का सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आ जाइए, फटाफट देखो सवाल क्या है, और पहले लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना। समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़िएगा प्लीज, और रफ कॉपी निकाल के रखो। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस एपीस, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट है। भाई साहब ये कहां घूम रहे हैं, पता करना पड़ेगा यार इनका, है ना? और किसके ख्यालों में भाई ऐसी कौन सी विश्व सुंदरी मिल गई इनको जो हर लाइन में गलती कर दे रहे हैं? डिफरेंट एपीज आर कंस्ट्रक्टेड विद फर्स्ट टर्म 100 एंड लास्ट टर्म 199। ठीक है ना? तो फर्स्ट टर्म तो 100 ली है और लास्ट टर्म 199 ली है भैया, ये लो। तो ये हमारे पास में Tn है और ये हमारे पास में A है। ठीक है? इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस है। इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस मतलब ये जब वर्ड आ जाता है ना भाई, इंटीजर या फिर ऐसी कोई जानकारी दे रखी हो, तो ये अपने आप में एक इक्वेशन का काम करती है, कंडीशन का काम करती है कि मतलब इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस आप डी बोलते हो वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है सर, दो जानकारियां। द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ ऑल सच एपीज हैविंग एटलीस्ट 3 टर्म्स एंड एट मोस्ट 33 टर्म्स। अच्छा, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं आपके पास में, एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स को। इसकी वैल्यू कम से कम 3 होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। द नंबर ऑफ ऑल सच एपीज हैविंग एटलीस्ट 3 टर्म्स एंड एट मोस्ट 33 टर्म्स। ठीक है भाई, ये वाली चीज आ गई। हाँ, तू पोल पोल चिल्लाता रहे, मैं इतने में सवाल करके आगे निकल जाऊंगा। हाँ, तू लिखता रहे पोल 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 पोल। ठीक है? तो ये इंटीजर वगैरह दी होती है सर, ये सीआईडी इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही है ना? और सीआईडी की फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने, जल्दी से बता दो क्या थी वो। चलिए, अब सर इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है? द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ एपीज, मतलब ऐसे जितनी भी कॉमन डिफरेंसेस डी की वैल्यूज आएंगी उन सबका सम पूछा है। ठीक है? तो मैंने क्या किया, टी एन दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सर यहां पर कितना आ जाएगा? दिस इज 99 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? क्या ये बात क्लियर है? हाँ, क्रूशियल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। तो ये बात क्लियर है। अब मुझे ये दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस इंटीजर है और एन की वैल्यू 3 से 33 है। कैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये बता दो। तो एक तरीका तो है यहां से एन की वैल्यू निकाल लो यार, खेल खत्म, है ना? वो यहां पर पुट कर दो, फिर यहां से डी आ जाएगा। मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि दिस इज 99 अपॉन डी बराबर एन माइनस 1, तो यहां से 99 अपॉन डी प्लस 1 बराबर एन। ठीक है? एक तरीका तो ये हो गया कि सर हमें एन दे रखा है
ठीक है, एलिमेंट्री मेथड सिखा रखा है ना मैंने आपको, एलिमेंट्री मेथड सिखा रखा है ना, एलिमेंट्री मेथड सिखाया हुआ ना, तो बस फिर सर एलिमेंट्री मेथड वो कौन सा होता है? अरे मैंने कहा रेंज निकालते वक्त तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 99 अपॉन n माइनस 1। तो यहां से अपने आप डी निकल आएगा। तो देख इसी चीज को और करके ये लिख सकता है कि n जो है वो 3 से लेकर 33 है, और n जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, 3 से लेकर 33 नहीं, बट सारे के सारे इंटीजर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब n माइनस 1 क्या होगा सर? वो हो जाएगा 2 से लेकर 32, और मैं आपसे पूछूं कि रेसिप्रोकल 1 अपॉन n माइनस 1, सर 1 अपॉन 32 से लेकर 1 अपॉन 2, इसको 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लीज। तो 99 अपॉन n माइनस 1 जो कि आपका d है वो कहां से कहां तक? तो 99 अपॉन 32 से लेकर 99 अपॉन 2, ये आ जाएगी सर रेंज, है ना? हाँ, जिनका बैकलॉग है उनको भी एक अलग तरीके से समझा दूंगा, बट पहले इस पे फोकस कर। अब मुझे ये बता दे 99 अपॉन 32 ये लगभग कितनी वैल्यू आएगी लगभग? तो सर ये आ जाएगी आपके पास में, जैसे ये वाली वैल्यू तो हमें समझ में आ रही है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? है ना, ये वाली वैल्यू तो आ रही है सर लगभग, दिस इज बे 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 2 4 जा 8 और 18 49 पॉइंट समथिंग, है ना, 49.5 बोल दो, बिल्कुल सही। और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास में 3 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 32 इंटू 3 होता है 96, तो दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। अब यार अगर तुम यहां से ऐसे डी निकालोगे ना तो डी बहुत सारे आ जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये आ रहा है 49.5 और ये आ रहा है सर 3 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं डी की इंटीग्रल वैल्यू पूछूं, डी की इंटीग्रल वैल्यू पूछूं तो आप बहुत सारे डी बता दोगे। जैसे आप डी क्या क्या बताओगे सर? हम डी बताना स्टार्ट कर देंगे कि 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा 4 5 6 7 करते करते सर 49 तक। बट ये सारे आंसर सेटिस्फाई करेंगे ये बात गलत है, क्योंकि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ गए कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज ये आएंगी ना, 4 5 6 7 49 तक, इन सब का सम बताने लगोगे। तो इस मेथड से होगा क्या कि आपने अगर यहां पहुंचकर डायरेक्टली आंसर दे दिया तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को भी चेक करना है। जैसे मान लो डी की वैल्यू 4 ली, तो डी की वैल्यू 4 तो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? जैसे यहां पे डी 4 रखूं तो एन की वैल्यू इंटीजर आएगी नहीं। समझ पा रहे हो? अगर मैं डी की वैल्यू 4 यहां चेक करवाऊं आपको कि भैया डी बराबर 4 है, तो सर एन की वैल्यू क्या आ गई? एन माइनस 1 इज 99 अपॉन 4, और एन की वैल्यू आ रही है सर 99 अपॉन 4 प्लस 1। तो ये बात तो गलत लिखी हुई है ना, क्योंकि ये देखो एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। हाँ, तो इसीलिए इस मेथड में गलती है, इसीलिए मैंने एलिमेंट्री मेथड पहले करके दिखाया। इसमें आपको आंसर्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर्स क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। इसमें आपको अपने आंसर्स चेक करने पड़ेंगे बिफोर आंसरिंग। अब दूसरा मेथड देख, जिससे सटीक जवाब आएगा, जो कि आप लोग अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। यहां से जरा देखना, 99 अपॉन डी प्लस 1 बराबर एन। क्या ये बात क्लियर है ना? हाँ, उसमें बहुत सारे आंसर्स आपको चेक करके देखने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ। अब यहां पर देखो, ये ठीक लग रहा है सर सीधा सीधा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डी की जो वैल्यू है, बेसिकली जो डी की वैल्यू है, दैट इज 99 अपॉन n माइनस 1। अब 99 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 11 अपॉन n माइनस 1, और हम चाहते हैं कि ये पूरी वैल्यू इंटीजर आए। हम यही चाहते हैं। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा देख, कॉमन डिफरेंस इंटीजर दे रखा है तो ये भी इंटीजर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रल वैल्यू कब आएगी? जब सर एक फैक्टर इसमें से कैंसिल हो जाए। तो आप बोल सकते हो कि जब n माइनस 1 3 बन जाए, n माइनस 1 3 बन जाए,
क्योंकि जब n माइनस वन 3 बनेगा तो n की वैल्यू आएगी 4, आनी भी अलाउड है, और 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर n माइनस वन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाए 9 बन जाए, तब भी सर n माइनस वन और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। या फिर सर n माइनस वन 11 बन जाए, तब भी सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर n माइनस वन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाए, दैट इज 33 बन जाए। या फिर सर n इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाए, तो n माइनस वन आपके पास में 99 बन जाए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से n आया 4, यहां से आपके पास में n आया 10, यहां से n आया सर 12, और यहां से n आया सर 34, और यहां से आपके पास में n कितना आ गया 100। ठीक है, 34 और 100 आप ले नहीं सकते क्योंकि n की रेंज से बाहर जा रहा है। ये तीनों वैल्यूज लेनी अलाउड है, ये तीनों वैल्यूज जो है ये लेनी अलाउड है। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, एक कंडीशन बिल्कुल सही ये भी हो सकता है कि सर n माइनस वन जो है वो 1 बन जाए, तो यहां से n की वैल्यू 2 आएगी, सर वो भी लेनी अलाउड नहीं है क्योंकि उसने बोला n की वैल्यू 3 से बड़ी और 33 से छोटी होनी चाहिए, तो ये 3 वैल्यू आ रही है ना। तो ये 3 वैल्यूज अगर आपके पास में आ रही हैं तो आप बोल सकते हो d बराबर 99 अपॉन n माइनस वन, वेयर वी कैन पुट n इक्वल्स टू, एक तो 4, कौन सी 4 10 एंड 12, 4 10 एंड 12। तो एक बार बताओ, जब आप n की वैल्यू 4 लोगे तो d कितना आ रहा है सर, दैट इज 99 अपॉन 3, तो d आ रहा है सर 33। फिर जब आप n की वैल्यू 5 लोगे, n की वैल्यू 10 लोगे, तो सर ये कितना आ रहा है, d बराबर 99 अपॉन 9, सर ये आ रहा है 11, है ना। फिर जब आप n की वैल्यू 12 लोगे तो d आ रहा है सर हमारे पास में 99 अपॉन 11, दैट इज 9। इन सबका सम पूछा है, सम सर ये हो गया 44 और 9, दैट इज 53 इज अवर FNF। 53 हमारा क्या आ जाएगा, FNF आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई कि हां सर ये वाला तरीका एकदम फिटूस है, सही है, समझ पा रहे हो। तो ये इंटीजर लाने का काम हमने ऐसे सोचा। कितने लोगों को बात समझ में आई? और वो जो एलिमेंट्री मेथड लगा के कर रहे थे वहां से सारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, बिकॉज डी की आपके पास सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, है ना। इसको एक तरीके से और भी सोच सकते हो बेटा, वो सेम मतलब सेम ही बात है बोलने की। n माइनस वन इंटू डी 99 आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, n माइनस वन कहां से कहां तक होगा? अगर सर n जो है वो 3 से 33 है तो n माइनस वन 2 से 32 होगा, तो 2 से लेकर 32 के बीच में आपको वैल्यूज लेनी है यहां पर, और ये एक इंटीजर आना चाहिए। तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, बेसिकली डायरेक्टली कुछ नहीं है, बस यही काम करना पड़ेगा, है ना। हाँ, अब मुझे एक बात बता कि अगर मैं 2 लूंगा n माइनस वन की वैल्यू तो नहीं सेटिस्फाई होगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टराइजेशन है वो 3 इंटू 3 इंटू 11 की है, तो n माइनस वन इंटू डी भी इसी फैक्टराइजेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक केस आप बोल सकते हो कि सर ये 3 बन जाए और ये 33 बन जाए, ठीक है, ताकि 3 इंटू 33 इस तरफ आ जाए। दूसरा केस आप बोल सकते हो कि सर ये 9 बन जाए और ये 11 बन जाए, मैं कहा ये भी ठीक है। तीसरा केस आप बोल सकते हो कि सर 3 9 हो गया, ये वाला 11 बन जाए और ये वाला 9 बन जाए, मैं कहा ये भी ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस है, आप ये बोल सकते हो ये 99 बन जाए, ये 1 बन जाए, ठीक है, हाँ है ना। और फिर सर ये 1 बन जाए, ये 99 बन जाए। ये दोनों केसेस n की वैल्यू के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे, यही एक्सेप्ट होंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ है ना, सीख लिया, शाबाश। तो ये जो इंटीजर वाली इंफॉर्मेशन है, कितने लोग इसको ध्यान रखेंगे कि दिस इज ए CID इंफॉर्मेशन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई मेंस, जेई एडवांस वाले भी इसमें खेलते हैं, है ना।
अरे फिजिक्स की क्लास कैंसिल हुई है कि नहीं, तो पहले मैथ्स का तो कर ले, वरना तेरे लिए तो ये क्लास भी कैंसिल हो जाएगी। बढ़िया सवाल है, रिपीट करोगे घर पे जाकर, एक बार रीअटेम्प्ट करोगे, खुद सोचोगे। फैक्टराइजेशन का खेल है, इंटीजर दे रखी है। इंटीजर मतलब सर हमारे पास में सीआईडी जानकारी। कैसी जानकारी? सीआईडी वाली जानकारी। और ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्लियर है? अब जरा देखना, ये सवाल इसके सामने एकदम हल्का है, जी एडवांस 2015 का। सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर्स। इस बात पे ध्यान देना कि सारी टर्म्स जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। बहुत बढ़िया, मतलब कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। ठीक है, हाँ ना? चल भैया, तुम क्या है, कई बार प्यार दिखाने के लायक छोड़ते नहीं मुझे और क्या। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द फर्स्ट 11 टर्म्स, ठीक है, मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स टू फर्स्ट 11 टर्म्स, उसने फर्स्ट वर्ड का यूज किया है और ये रेशियो 6/11 है। एंड द 7th टर्म लाइज बिटवीन T7, लाइज बिटवीन बोला है तो सर ये और ये हो जाएगा। अब वो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी पूछ रहा है और उसने पहले ही बोल दिया कि एपी की सारी टर्म्स नेचुरल नंबर है। मैंने कहा फटाफट बता S7 क्या होता है। सर दैट इज 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। मैंने कहा ठीक है भाई। और S11 क्या होता है? सर दैट इज 11/2 इंटू 2a प्लस 10d, है ना? और बराबर सर 6/11 आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, है ना? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, और ये 6/11 दे रखा है। ठीक है जी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, उसके बाद में ये 11 और ये 11 कैंसिल। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो सर, ये आ जाएगा 12a प्लस 60d, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर, ये आ जाएगा 14a प्लस 42d। ठीक है भाई, जरा देखना यहां से मेरे पास में क्या निकल कर आया। इसको इधर लेके जाऊंगा सर, ये आ जाएगा 2a, और इसको इधर लेके आऊंगा सर, ये आ जाएगा 18d, है ना? 60 माइनस 42 इज बेसिकली 18, और सर a की वैल्यू आ गई 9d के बराबर। ये बात हमें पता चली इस रिलेशन से। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है इस सवाल में। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, बट तुम क्या रिस्पॉन्ड ढंग से कर नहीं रहे। A7 क्या होगा सर? a प्लस 6d, वो 140 और 130 के बीच में होना चाहिए। अब आप a की जगह 9d लिख दो सर, दिस इज 9d प्लस 6d। तो सर ये कितना आ जाएगा? अगर ये वाली वैल्यू 9d है तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 9 और 6 15d। तो ये 140 और 130 के बीच में होना चाहिए। तो d जो है वो ऑब्वियसली 140/15 और 130/15 के बीच में होगा। एक बात आपको समझ में आती है कि अगर नंबर्स एपी के नेचुरल नंबर्स हैं तो कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर होगा, क्योंकि आपने बोला कि एपी के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। तो सभी लोग अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो दो नेचुरल नंबर्स बेसिकली इंटीजर्स। ठीक है ना? तो जब आप 2 को घटाओगे तो जवाब तो इंटीजर ही आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डी भी एक इंटीजर क्वांटिटी है? अब की बार उसने फिर ये बात बोली है। तो अब ये बता दो ये कितना आएगा सर, है ना? तो 15 इंटू 4 वो होता है 60। ठीक है ना? तो 15 इंटू 8 कितना हो गया सर? 120। तो 8 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना आएगा आपके पास में? दिस इज है ना? हाँ, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा सर ये। और ये भी सर 8 पॉइंट समथिंग आएगा। या 15 इंटू 9 कितना होता है? 9 5 जा 45, 135। हाँ सर, ये तो 135 होता है। तो दिस इज 9 पॉइंट समथिंग। अब d जो है वो 9 पॉइंट समथिंग के बीच में है और 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, तो d सिर्फ और सिर्फ 8 होगा। दैट इज अवर एफ एन एफ। SMJ लिखकर भेजना कि एकदम क्लियर है कि कहानी एकदम क्लियर है क्या, क्योंकि यही एक d पॉसिबल है इन दोनों के बीच में। और d इंटीजर क्यों हुआ?
डी इंटीजर क्यों हुआ? अच्छा 8 नहीं है भाई, 9, सॉरी 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 सॉरी, छोटी मोटी गलतियां बहुत हो जाती हैं। हाँ सर ऑब्वियसली 8 यहां है, 8 पॉइंट समथिंग यहां होगा, 9 यहां होगा, 9 पॉइंट समथिंग, तो ये वाली वैल्यू जो है ये डी की होगी। 999 बिल्कुल सही। तो वापस से सर ये इंटीजर वाली इंफॉर्मेशन हमें कैसे बिहेव करेगी? दिस इंफॉर्मेशन बिहेव लाइक्स सीआईडी इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अब जरा देखना, एक सवाल मैं आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ये भी उसी टाइप का सवाल है, आप देखोगे कि एज इट इज रिपीट किया गया है ना? दिस इज रिपीटिशन ऑफ, यही है सेम, यहां पे 5/17 दे दिया, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स, A15 सेम, उसने जेई एडवांस की लैंग्वेज को कॉपी किया है। तो दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ नंबर A, और इसका आंसर भी मेंशन्ड है, तो इसकी चर्चा अब आज के बाद नहीं होगी। मेरे ख्याल से आप सभी लोग खुद कर सकते हैं। करोगे एकदम? बिल्कुल सही। आ जाइए भैया, है ना? एक सवाल और सॉल्व करते हैं। आ जाओ, इसका भी आंसर पहले से दे रखा है, कोई बात नहीं। हाँ होमवर्क नहीं, डिब्बी होमवर्क का आएगा भाई, एक मैंने करवा दिया, इतना सा कॉन्फिडेंस नहीं है। सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल। वहां पे A7 दे रखा था या T7, यहां पे A15 दे रखा है। वहां पर 6/11 दे रखा था, यहां कुछ और दे रखा है। वहां पे पहली 7 टर्म्स और 11 टर्म्स का रेशियो लिया था, यहां पे 5 टर्म्स और 9 टर्म्स का रेशियो लिया है। बिल्कुल भी होमवर्क नहीं है भाई, सीधा सीधा यहां आइए प्लीज। ठीक है, इसमें पोल करवाऊं? पागल वागल है क्या? आ जाइए। सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर 2k। अब 2k का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपको कैसी दे रखी है? इवन। कैसे? क्योंकि देखो उसने बोला k कोई नेचुरल नंबर है, अगर इसमें नेचुरल नंबर रखोगे, अगर 1 भी रख दोगे तो भी ये 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा, तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। आगे पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया कि टोटल टर्म्स जो है, टोटल टर्म्स वो इवन दे रखी है हमें। ठीक है, 2k का मतलब इवन हो गया। इफ द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स ऑफ AP is 40, if sum of all the even terms is 55, then the last term and the last terms exceed the first terms by 27, then find the value of k। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लैंग्वेज केस मेकिंग वाला मतलब सॉरी लैंग्वेज वाला सवाल है, जिसमें आप लैंग्वेज से इक्वेशन बनाते हो, क्लास 10th वाली बात बता रहा हूं। आ जाइए। अच्छा यहां पर एक छोटी सी लैंग्वेज की एम्बिग्यूटी है, उसको लिखना चाहिए था सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्ड टर्म्स। यहां पर पहले मैं आपको बता देता हूं, all odd numbered terms is 40, sum of all even numbered terms, even numbered term। अच्छा मतलब सर AP कुछ ऐसी है, A1 A2 A3 और लास्ट टर्म होती हमारे पास में AN, बट AN लिखो या N की जगह आप चाहो तो 2k लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल टर्म्स है। अब इसमें से ऑड नंबर टर्म का मतलब क्या है? A1 A3 फिर A5। तो ये जो सम आपको दे रखा है 40, ये किसका दे रखा है बेटा? A1 प्लस A3 प्लस A5, इसका सम आपको दे रखा है 40। ठीक है, फिर सम ऑफ ऑल इवन नंबर टर्म, मतलब इवन नंबर टर्म कौन सी है सर? A2 A4 A6। तो A2 प्लस A4 प्लस A6, ये वाला जो सम है ये आपको दे रखा है 55। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27। जो लास्ट टर्म है, द लास्ट टर्म ऑफ AP एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27, तो जो पहली टर्म है उससे 27 बड़ी है। एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27 मतलब एक्सीड द फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है उसको बढ़ा दो 27 से, तो लास्ट टर्म आती है। अब इन सब कहानियों को देखकर आप मुझे फटाफट k की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बताई कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। एक बात बताओ, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो टोटल टर्म मतलब 2k, अब की बार हमने लिया 6, तो k की वैल्यू आई 3।
इसमें से ऑड नंबर टर्म्स कौन सी होंगी? A1, A3, A5। इवन नंबर टर्म्स कौन सी हो जाएगी? A2, A4, A6। तो जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो ऑड नंबर टर्म्स कितनी आई? 3, जिसको आप K बोल सकते हो। इवन नंबर टर्म्स कितनी आई सर? वो भी 3, जिसको आप K बोल सकते हो। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि ये वाली टोटल टर्म्स कितनी है, क्योंकि टोटल टर्म्स 2K है, उसमें से आधी ले गए तो K ये बची और आधी ले गए तो सर K ये बची। अब यहां से भी आप कई तरीके से आंसर निकाल सकते हो। आपको ये भी एक AP बन रहा है, A1 पता है, A3 पता है, A5 पता है। यहां पर फॉर्मूला लगाओ, यहां फॉर्मूला लगाओ, A और D मानकर शुरू हो जाओ, आंसर आएगा। बट एक बढ़िया तरीका क्या है, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, जो अभी बताया उससे भी आंसर आता है कि A1 की जगह A लिख दिया, A3 की जगह A+2D लिख दिया, A5 की जगह A+4D लिख दिया। सिमिलरली यहां पर A+D, यहां पर A+3D, यहां पर A+5D, उससे भी आंसर आएगा। और वैसे भी तुम सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दो ना भाई। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स K, इसकी पहली टर्म ये रही, कॉमन डिफरेंस 2D। A1 और A3 के बीच का कॉमन डिफरेंस पूछ रहा हूं। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स K, पहली टर्म ये रही, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2D। तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। बट अगर आप इन दोनों को घटा देते हो तो जरा देखना कितना बढ़िया आता है। सर ये आ जाएगा -15, 40 माइनस 55, दैट इज -15। A1 माइनस A2 आएगा यहां पर A3 माइनस A4 आएगा, यहां पर A5 माइनस A6 आएगा। कितने लोगों को यह समझ में आता है ये -D लिखा हुआ है? क्योंकि अगर A2 माइनस A1 होता तो +D आता। A1 माइनस A2, दिस इज -D। और -D भी कितनी बार आएगा सर? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज ये वाली चीज। तो आप बोल सकते हो DK इज इक्वल टू 15, है ना? एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा। भाई आ जाओ, ये वाला रिलेशन क्या है? A2K क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? A2K, व्हाट इज A2K? तो सर वो हो जाएगा, पहली टर्म अगर आप A ले रहे हो, पहली टर्म अगर आप A ले रहे हो तो लास्ट टर्म 2Kth टर्म इज दिस, है ना? और A1 दैट इज फर्स्ट टर्म ये रही, और ये वाली टर्म की कितनी वैल्यू आ रही है सर? यहां पे 27 दे रखा है। A से A कैंसिल, इसको अंदर भेजा, दैट इज 2KD माइनस D बराबर 27। जहां पर KD दिख रहा है वहां पर आप 15 लिख सकते हो। 15 इंटू 2 30 माइनस D बराबर 27। D की वैल्यू 3 आ गई, और अगर D की वैल्यू 3 है तो यहां से K की वैल्यू 5 आ गई सर। और K ही आपसे पूछा था, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो। SMJ आसान कुछ नहीं चल रहा अभी, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं AP के फॉर्मूलाज और GP, मतलब AP वाले फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके डायरेक्टली आंसर। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। कितने लोग बोलते हैं सर ये वाला सवाल हम खुद सॉल्व कर लेंगे? द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP इज इवन द सम ऑफ द ऑड नंबर्ड टर्म, सेम लैंग्वेज। अब देख रहे हो 2025 का सवाल है ये, और ये भी 2025 का ही सवाल था, ठीक है? EDCLR बिल्कुल सही, एकदम सेम लैंग्वेज का, बस डाटा चेंज किया गया है। और सम ऑफ ऑल इवन नंबर्ड टर्म्स, यहां पर क्या आएगा? नंबर्ड टर्म is 30, the last terms exceed the first term by 21/2, then the number of terms which are integer। ये बढ़िया चीज उसने पूछ ली, कितनी टर्म्स होंगी उस AP की जो इंटीजर्स होंगी, है ना? तो ये वाला जो है आपका डिब्बी नंबर B हो गया। सिमिलर लैंग्वेज के क्वेश्चंस मैं आपको डू इट बाय योरसेल्फ में दे रहा हूं, ठीक है ना? और फिर भी अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर कर लेंगे यार, कुछ लोग बोलते हैं सर आप तो बता दो, हमसे तो नहीं हो रहा। तो अगर आप उस एटीट्यूड में हो कि आप बता दो हमसे नहीं हो रहा, तो मैं तो बता ही दूंगा भाई, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन ही बताए, बट आपको खुद करना पड़ेगा, तभी तो मजा है, और एकदम एग्जैक्ट सेम। और कितने लोगों ने इसमें ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज रफ कॉपी निकाल के रखो, अब कोई फॉर्मूला नया नहीं लिखवा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम। सर इन सब पे हम सम ऑफ AP का फॉर्मूला, सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगाएं, तब भी यही चीज आ रही है ना? शाबाश। चलिए
एक थोड़ा चैलेंजर क्वेश्चन करते हैं जेई मेंस 2023 का, और इसमें मैं आपसे पोल कंडक्ट करवाता हूं क्योंकि इसका आंसर दे नहीं रखा और ये सवाल चैलेंजर भी है। सर इसमें हम नहीं चाह रहे थे पोल कंडक्ट करवाना, मगर ध्यान से देखना चैलेंजर सवाल है और ये निपट जाना चाहिए तेरे हिसाब से। ठीक है, आजा। अब देख इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। लैंग्वेज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज पहले आराम से देख लो, संभाल लेंगे, बहुत बढ़िया। S1, S2, S3, S10 respectively be the sum of 12 terms of 10 APs। मतलब 10 APs है, उनकी सबकी 12 टर्म्स ली गई हैं। चलिए, तो सर मैं इसको एकदम पूरा रिप्रेजेंट कर देता हूं। AP1, AP2 करते करते कितनी APs हैं बेटा? 10 APs है, और उसमें हर एक AP में कितनी टर्म्स ली हैं? 12 टर्म्स। तो मान लेते हैं कि सर ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 12 टर्म। इस एपी की पहली टर्म मान लेते हैं B1, B2, B3, कहां तक? B12। ऐसे करते करते सर ABCDEFGHIJ, तो यहां पर आ जाएगा सर J1, J2, J3 करते करते J12। ये 12 एपीज ली, ठीक है, हाँ है ना? 12 एपीज ली, सॉरी 10 एपी ली जिसकी टोटल टर्म्स 12 ली हैं, और इन सब का जो सम है उसको बोल रहा है S1। इन सब के सम को क्या बोल रहा है? S1। इन सब के सम को क्या बोल रहा है? S2। तो सर लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है, और इन सब के सम को वो बोल रहा है S10। ठीक है भाई? हुज फर्स्ट टर्म इज 1 2 3 डॉट 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 10। सर ये भी बढ़िया है, फर्स्ट टर्म इज डॉट 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 10 तक जा रहा है, तो इसकी पहली टर्म 1 है, इसकी पहली दूसरी टर्म 2 है, फिर 3 करते करते सर 10 तक जा रहा है। ये जानकारी भी दे रखी है। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपीज इज 1 3 5, ऐसे करते करते 19। जो इसका कॉमन डिफरेंस है, आप बोल सकते हो इसका कॉमन डिफरेंस D1 वो है 1, इसका कॉमन डिफरेंस सेकंड एपी का वो है 3, इसका जो कॉमन डिफरेंस है अगले वाली जो एपी आएगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो है 5, और लास्ट वाले का कॉमन डिफरेंस है सर 19। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना? क्या ये बात क्लियर है? बोलो। 10 एपी, हर एक एपी की 12-12 टर्म्स ली गई हैं, जिसमें हर एक एपी की पहली टर्म भी बता रखी है 1 2 3 डॉट 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 10, यहां पे लिखा हुआ पूरा कॉमन डिफरेंस भी बता दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो पूछ क्या रहा है। सर ये क्या पूछ रहा है जरा देखना। अच्छा यहां पे काला खट्टा फिर कर दिया भैया ने। सिग्मा की हमारी ऑलरेडी बात हो रखी है, वरना सिग्मा जो है वो इस चैप्टर का खेल है। आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 पूछ रहा है, मतलब सर वो एस आई। जब आप इसमें आई की वैल्यू 1 रखोगे ये आ जाएगा S1, आई की वैल्यू 2 रखोगे ये आ जाएगा S2, ये आ जाएगा S3, करते करते सर S10 तक। इन सब का वो सम पूछ रहा है सर, और यही हमारा FNF है। ठीक है भाई? तो मैंने कहा यार ये तो तुम बता सकते हो, इसमें क्या है। एक एपी की कुछ टर्म्स का सम लिखने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होती है? नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर 12, पहली टर्म दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस दैट इज ऑल्सो 1। सारी चीजें तो पता है आपको। बोलो बोलो बोलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज S1, S1 क्या है, तो S1 आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12/2, n/2, फर्स्ट टर्म 2 into 1। अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, तो एक कम करोगे 11, कॉमन डिफरेंस है 1, ये आएगा S1। यहां से S2 बता दे। सर ये कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी 12 है, पहली टर्म इसकी 2 है, और यहां पर आ जाएगा 11 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 3। फिर ऐसे करते करते मुझे S3 भी बता दे। S3 कितना आएगा सर? दैट इज 12/2, 2 इंटू पहली टर्म n-1 दैट इज 11, कॉमन डिफरेंस इज 5। करते करते जब आप S10 तक जाओगे तो ये आ जाएगा 12/2 इंटू 2 इंटू इसकी पहली टर्म है 10, फिर n-1 दैट इज 11, कॉमन डिफरेंस है 19।
ठीक है, हाँ है ना। इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है 19। कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर इसका आंसर हम निकाल ही लेंगे अब तो। अब इन सबका सम पूछा है भाई, इन सबका क्या पूछा है आपसे, सम पूछा है। इन सबका क्या पूछा है उसने, सम पूछा है। जल्दी से बता दे क्या आ रहा है आंसर। अच्छा, सम निकालने का भी एक बढ़िया चीज है, ध्यान से देखना। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा S1 S2 यहां से लेकर S12 तक। सर इन सभी ब्रैकेट्स के बाहर ब्रैकेट वाइज ऐड कर रहे हैं। एक पूछ रहा है 12 क्यों लिया। 12 इसलिए लिया बिकॉज इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। अगर मैं इस एपी की सारी टर्म्स का फॉर्मूला पूछूं, सम पूछूं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 12। ध्यान से देख, 12 टर्म्स ऑफ 10 एपीस, 12 टर्म्स है 10 एपीस की। तो ये 12, ये 12, ये 12, ये 12 है ना। तो अब इसमें भी लेंथी कुछ नहीं है। अच्छा, इसको कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर पहले ये सम निकाल लें, फिर ये सम, फिर ये सम। ऐसा नहीं, ध्यान से देख, सबके ब्रैकेट के बाहर 6 लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको। तो जब सबको ऐड करूंगा, जब सबको ऐड करूंगा तो 6 बाहर आ गया। हाँ यहां पर 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर दिस इज S10। हाँ, तो इन सबको ऐड किया तो ये 6 बाहर आ गया। अब जरा देखना, इसको वर्टिकली ऐड करके दिखा मुझे। तो सर ये आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक, 10 तक। जब आप इन सबको जोड़ोगे, बिकॉज 6 हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जरा देखना, इन सबको भी वर्टिकली ऐड करके दिखा। तो सर ये कितना आ रहा है, दिस इज 11 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 टिल कहां तक, 19। खेल खत्म, आंसर आ गया। यस। अब एक बार बताओ, ये सम कितना होता है। सर इसमें टोटल 10 टर्म्स हैं, तो 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर ये आ रहा है 5 इंटू 11 55। सर ये लिखा हुआ है 55 इंटू 2, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 11, और ये वाला सम बताना जरा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सर वापस से 10 ही टर्म्स है, बिकॉज ये जितनी है उतने ही ये है, 10 टर्म्स। तो 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो ये आ गया 20 इंटू 5, तो ये आ गया सर 100। 20 इंटू 5 लिखा हुआ है, खत्म। अब सर हमारा आंसर आ गया। अब इसमें से चाहो तो 11 कॉमन ले लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 11 कॉमन लोगे, बाहर 6 है, यहां पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 5, और यहां पे बच रहा है सर 100। तो ये लिखा हुआ है 110 इंटू 66। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। 2 इंटू 55, और ये आ रहा है 20, है ना। तो 5 इंटू 20 इज 100, बाहर 11 है। मैंने 11 कॉमन लिया, तो यहां बचेगा एक 2, यहां बचेगा 5, यहां बचा 11 कॉमन ले लिया, सिर्फ 100। ये लिखा हुआ है 10, तो 100 और 10 110, और ये 66, है ना। तो 66 इंटू 11, अच्छा मैं सही है, कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। सर ये लो 7260 आ गया सर ये। सर ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहां पर ऐड करने वाली बात जोरदार थी, कि आपको ऐसा नहीं है कि आप हर एक को सिंप्लीफाई करो फिर ऐड करो। वैसे आप हर एक को सिंप्लीफाई करके फिर ऐड करोगे तो वो भी एक एपी बनेगी। तो जल्दी से बताओ कितने लोगों का चैलेंजर सवाल का जवाब भी आ चुका है भाई। 50% जनता का सही जवाब है, कोई बात नहीं, बट बाकी जनता इसमें सीख गई है ना। थोड़ा सा मेहनत वाला है, बट जेई तो हमेशा से मेंस हो चाहे एडवांस हो, एडवांस में इससे हल्का सवाल आया है सर, मेंस में इससे भारी आ रहा है। तो मैंने कहा देख वो तो आता ही है, ऐसा तो होता ही है। आ जाइए एक और खतरनाक सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सवाल की भी लैंग्वेज ध्यान से देखना।
इस सवाल की भी लैंग्वेज ध्यान से देखना, ठीक है। द सम ऑफ ऑल 2-digit पॉजिटिव नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 यील्ड्स रिमाइंडर 2 और 5, 2 और 5 पूछा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो यहां कुछ क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आना चाहिए 2, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक 2-digit नंबर, जैसे मान लो आपने 23 लिया, 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आ गया सर 2, है ना। तो 23 आप बोल सकते हो सर 2-digit नंबर हो गया, है ना। फिर आप बोल सकते हो 14, सर आप 2-digit नंबर ही क्यों ले रहे हो। मैंने कहा देख ध्यान से, सवाल में उसने 2-digit पॉजिटिव नंबर्स की बात की है, दैट मीन्स वो 10 से बड़े नंबर्स की बात कर रहा है और 99 से छोटे नंबर्स की बात कर रहा है। तो जैसे मान लो आप इस पे गए 14 + 2 16, तो 7 से डिवाइड किया 2, 14 रिमाइंडर, सॉरी 14 घटाया तो रिमाइंडर आ गया 2। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। तो ये सारे नंबर्स विच yields remainder 2 when divided by 7 are of the form 7n + 2, ये इस फॉर्म के होते हैं। वापस देखो कि कोई भी नंबर, द नंबर विच yields remainder 2 when divided by 7, कि कोई भी नंबर है उसको 7 से डिवाइड करने पर कुछ क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर आर आया, मान लेते वो नंबर x है, तो x किस प्रकार का होगा, 7 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आप बोल रहे हो 2 आना चाहिए, तो रिमाइंडर 2। तो वही तो लिखा है कि नंबर जो भी होंगे जिनको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा वो इस प्रकार के होंगे। अब आपको 2-digit नंबर चाहिए तो इसमें 1 मत पुट करना, आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करो। 14 + 2 16, ये पहला नंबर आ गया, n की वैल्यू 3 पुट करो। 21 + 2 23, देख लो ये जितने भी नंबर्स लिख रहा हूं ये 2-digit है और 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। फिर आप इसमें n की वैल्यू 4 पुट करो, तो 7 4 जा 28 + 2 दैट इज 30। अब ये जो नंबर्स हैं जिनको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, कितने लोगों को ये एक एपी बनती हुई दिखी। 16 + 7 23, 23 + 7 30, अगला नंबर आएगा सर 37, कॉमन डिफरेंस इज, ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहां पर डिकोड कर दिया कि जिसमें रिमाइंडर 2 आएगा वो वाले नंबर होंगे 7n + 2 फॉर्मेट के, और कहां से स्टार्ट हो रहे हैं सर, 16 23 30 37 चलता जाएगा। आपको सिर्फ मुझे लास्ट नंबर बताना है, लास्ट नंबर जो कि 2-digit का होगा, मतलब 99 से छोटा वो लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो वो भी बहुत सिंपल है यार, पहले तो 99 के आसपास 7 का मल्टीपल ढूंढ ले। तो मेरे ख्याल से 91 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, फिर 2 7 3 जा 21, है ना। तो मतलब सर लास्ट नंबर हो जाएगा आपके पास में, अब इसमें 2 जोड़ दे, 93, है ना, कि 7n + 2 टाइम का लास्ट नंबर होगा जब आप n की वैल्यू 13 पुट करोगे, तो 13 इंटू 7 इज 91 + 2 दैट इज 93। अब इसमें 7 और जोड़ोगे, इस एपी का अगला नंबर जो होगा वो 100, बट ये आपको रिजेक्ट करना है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2-digit नंबर्स। तो ये 3-digit का हो गया, इसको भी 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 ही आ रहा है, करके देख लो चाहो तो, है ना, क्योंकि 98 जो है वो 7 का मल्टीपल होता है, तो रिमाइंडर इसमें भी 2 आएगा, पर लेकिन सर ये 3-digit का इसलिए इसको हटा देंगे, ठीक है भाई। अब उसके बाद में उसने बोला रिमाइंडर 5 आए, तो सर ये वाली चीज तो हम समझ ही गए, जो रिमाइंडर 5 आएगा वो नंबर इस प्रकार के होंगे, दैट इज 7n + 5।
तो मैंने कहा इसमें बता दे पहला नंबर कौन सा आएगा, 1 रखने पर 11 आ जा रहा है, तो सर यही हमारा पहला नंबर है। 2 डिजिट का चाहिए ना आपको, आप यहां पर n को 0 रखकर 5 नहीं बोल सकते, 5 सिंगल डिजिट का नंबर है। 11 को 5 से डिवाइड करके देख, सॉरी 7 से डिवाइड करके देख, रिमाइंडर 5 आ रहा है। 11 नहीं है भाई, ये 12 है, ठीक है। अगला नंबर 2 रखा, 14 प्लस 5 दैट इज 19। और वैसे भी आप बोल सकते हो अब इसमें 7 7 जोड़ते जाओ, इसमें क्या करो 7 7 जोड़ते जाओ। मैंने बोला लास्ट वाला नंबर बता दे यार, तो वो नंबर आ जाएगा सर दैट इज 96, है ना। 91 लास्ट मल्टीपल था, उसमें 7 जोड़ा तो ये, सॉरी 5 जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास में 96, है ना। या फिर आप इसमें 13 रखोगे तो 13 इंटू 7 91 प्लस 5 दैट इज 96। 14 रखते ही ये नंबर जो है 101 आ जाएगा। या और आगे चला जाएगा, मतलब ये 3 डिजिट में चला जाएगा। तो अब उसने पूछा है द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर या तो 2 आए या 5 आए, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं। अगर मैं इसके सम की बात करूं, इसके सम को मैं x बोल रहा हूं, तो इसका सम आप निकालोगे कैसे सर? इसमें टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 और फर्स्ट और लास्ट तो हमें दिख रहा है दैट इज 16 प्लस 93, ये तो बात बन गई सर। अब मैंने कहा यार टोटल टर्म्स कितना है, तो उसके लिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दे, tn जो कि लास्ट टर्म है वो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का। तो सर ये कितना आ गया 7n, और 16 में से 7 गए तो 9, और ये आ जाएगा 93। यहां से n की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, 12, 84, 84, मतलब सर n की वैल्यू आ रही है 12। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, तो 12/2 16 प्लस 93। क्या ये बात क्लियर है? ये हमारे पास में इनका सम आ गया x। सिमिलरली मान लो इनके सम को अगर मैं y पूछूं, y बोलूं, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इसमें भी 7 है, तो 7n प्लस 5 बराबर 96, तो 7n आ गया आपके पास में कितना 91। यहां पर n की वैल्यू है सर 13। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है। आपसे पूछा जा रहा है एफ एन एफ, वो इन सभी नंबर्स का सम पूछ रहा है, मतलब आपसे वो x प्लस वाई पूछ रहा है। बोलो भाई। क्लियर है? सवाल पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है सर, सवाल पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बनी एपी ही है, फॉर्मूला एपी का ही लगा है, पर उसने सही तरीके से नहीं पूछा। उसने ये बोल दिया, बोले भाई पहले तो आप वो नंबर ढूंढो और फिर जवाब खुद दो। बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर आ रहा है डी, दैट इज 1356। सबको समझ में आया कि ये यील्ड्स रिमाइंडर वाली चीज समझ में आती है? अब इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना सीखते हैं। मान लो नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स बोल दो या फिर यील्ड्स बोल दो रिमाइंडर 5, ये किस फॉर्म के होंगे? हाँ, इस चीज को फटाफट बताओ, ये किस फॉर्म के होंगे, यहां लिखना स्टार्ट करो। नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स रिमाइंडर 4, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय लेट्स से 9 लीव्स रिमाइंडर 1, और नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 5। ये किस फॉर्म के होंगे?
सर 6n+5 फॉर्मेट के होंगे। और ध्यान से देखो, ये लीनियर फंक्शन ऑफ n आ रहा है तो ये सारे नंबर्स एपी में होंगे। जब 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा तो ये किस फॉर्म के होंगे? 11n+4। 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा तो 9n+1। 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आएगा तो सर 8n+5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। और ये सारी जनरल टर्म ऑफ एपी लिखी हुई है। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन डाल के देख, किसी में भी तो जो तेरे को डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिलने वाले हैं वो सारे एपी में होंगे। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लीनियर फंक्शन ऑफ एन एपी की टर्म्स होती हैं, और ये सारे लीनियर फंक्शन ऑफ एन लिखे हुए हैं तो ये एपी में ही आएंगे। चेक करके देखो, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। टफनेस को थोड़ा और बढ़ाने, ये वाला सवाल तो खुद कर लोगे। सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। एक बार सोच के देखो फटाफट। आंसर लिखा हुआ वो अलग बात है, बिकॉज आंसर लिखा हुआ वो अलग बात है, बट आप देखो कि वो पूछ क्या रहा है इस सवाल पे। एक बार ध्यान से ध्यान दो, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। जल्दी जल्दी जल्दी, बाकी मैं आपके डाउट देख लेता हूं। कोई लॉजिकल और अच्छा डाउट हो तो बताना जरा। क्या हम फर्स्ट वाले को 6n-1 भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इस पे हमारी बात ऑलरेडी हो रखी है कि आप 6n+5 या 6n-1, ये दोनों सेम है, बिकॉज इसमें 6 जोड़ दो और 6 घटा दो तो ये दोनों मिलकर 6 × n-1 हो जाएंगे, और ये दोनों मिलकर +5 हो जाएंगे। अब यहां पर n का रोल इंटीजर रोल प्ले कर रहा है तो ये भी इंटीजर ही है। बेसिकली दोनों सेम है, बिल्कुल सही। सर समझ नहीं आया। वो तो हमेशा ही होगा बेटा, कहां ध्यान था फिर। फर्स्ट वाले को 6n-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या ये सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, तो 2-4 एग्जांपल लेकर तो दिखाया है। सर ये वाला बुक में नहीं है, और भी क्वेश्चन नहीं है बुक में, तो खुद लिखना है भाई, खुद लिखना है। सारे क्वेश्चन बुक में जितने करवा रहा हूं उससे मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां करवा रहा हूं। इनको शॉर्ट फॉर्म में खुद लिखना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन आगे तब, सर ये तब वाला नहीं पता भाई मुझे, तब का तब देखेंगे। चलिए, सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स ऑफ एपी, इस सारी एपी की वो वाली टर्म्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल ना हो। है ना, जो 3 से डिविजिबल ना हो। तो मैंने कहा यार एक बार बता, ये एक एपी लिखी हुई, देखना जरा ध्यान से। पहली टर्म 3, फिर 8, कॉमन डिफरेंस 5-5 का चल रहा है, 8 और 5 13, फिर ये 18, ऐसे करते करते 373, है ना। तो सर इसमें 2 ही वैरायटी होंगी मेरे ख्याल से, टर्म्स डिविजिबल बाय 3 और टर्म्स नॉट डिविजिबल बाय 3, यही वैरायटी होगी। अगर आप किसी नंबर की बात करो तो वो नंबर या तो 3 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। है ना, या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स ऑफ एपी विच आर नॉट, मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। दिस इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन, ये रिक्वायर्ड है। तो मैंने कहा यार नॉन डिविजिबल बाय 3 निकालना आसान है कि ये वाला निकालना आसान है? सर एक काम करते हैं, इस एपी की सारी टर्म्स का सम निकाल लेंगे, उसमें से टर्म डिविजिबल बाय 3 वाला सम घटा देंगे, तो जो बचेगा पीछे, जो बचेगा पीछे वो टर्म्स नॉट डिविजिबल बाय 3 का सम बच जाएगा। अब मैंने कहा इस एपी में से टर्म डिविजिबल बाय 3 है कौन कौन सी, ये बता दे। टर्म्स डिविजिबल बाय 3 कौन कौन सी है ना। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि सर पहली टर्म आ गई 3, मैं अब लिख रहा हूं टर्म्स डिविजिबल बाय 3। इस एपी में से 3 आ गया, इसके अंदर 6 है ही नहीं, तो 6 आप यहां लिख भी मत देना, ठीक है। अगली टर्म कौन सी है सर? 18।
है ना, जो 3 से डिविजिबल है। अब आप चाहो तो 2-3 टर्म्स और लिखकर देख लो, बस 2-2 के गैप पर आ रही है, तो अगली टर्म भी आपको 2 के गैप पर मिलेगी। अब नहीं समझ में आई ये वाली बात, तो इसको देख, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 8, फिर 13, फिर 18, फिर 23, 28, फिर आएगा सर ये 33। तो टर्म डिविजिबल बाय 3 आपको एक ये मिली, फिर 2 छोड़ दो फिर ये मिली, फिर 2 छोड़ दो फिर ये मिली, अगले वाली 33। अब आप चाहो तो इसमें भी देख सकते हो, क्योंकि 2-2 के गैप पर उठाई गई टर्म्स खुद एपी में होती हैं। इसमें कितना है सर, कॉमन डिफरेंस +15, इसमें कितना है कॉमन डिफरेंस +15, इसमें कितना है कॉमन डिफरेंस +15, है ना। +15 वाली टर्म आप निकालते जाओ, ठीक है। अब इसमें +15 करोगे तो अगली टर्म भी आप लिख सकते हो सर, दैट इज 48, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लास्ट टर्म कौन सी आएगी, विच विल बी द लास्ट टर्म। सर 373 क्या डिविजिबल बाय 3 होता है? नहीं। तो मैंने कहा लास्ट की 2-3 टर्म्स लिखकर देख ले यार, ये है इसकी लास्ट टर्म 373। अच्छा, क्या आप लोगों को ये पता है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 तब होता है, ये जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है वो मैं आपको पीएनसी में लिखवाऊंगा एक साथ, लॉजिक भी बताऊंगा, बट 373 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। किसी भी नंबर को चेक करना हो कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके सारे नंबर्स का सम करके देखो, सारे डिजिट्स का सम करके देखो, अगर वो जो नंबर आया वो अगर 3 से डिविजिबल है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यहां पर सारे डिजिट्स का सम आ रहा है 13, 6 प्लस 6, सॉरी 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। एक कम कर दें, 372, सॉरी एक कम मत कर भाई, इससे पहले वाली टर्म इससे कितना पीछे होगी सर, इसमें से 5 कम करो, क्योंकि ये जो एपी है, ये जो एपी है, यहां जो टर्म लिखी होगी वो इससे 5 कम, क्योंकि इस तरफ जाते वक्त आप 5 जोड़ रहे हो तो इस तरफ आते वक्त आप 5 घटाओ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सर, हम लिख देंगे दैट इज 368। फिर मैंने पूछा कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है पूरा, तो सर ये कितना आ रहा है 9, 9 प्लस 8 होता है 17, 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये भी नहीं है। अब इससे और 5 कम घटा, तो जैसे ही आपने यहां इसमें से और 5 कम किया, ये आ जाएगा 363। हाँ सर, ये वाला जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 3। कैसे? क्योंकि इसके सारे नंबर्स का सम आ रहा है, सारे डिजिट्स का सम आ रहा है 12, तो लास्ट नंबर आपको मिल गया 363। ठीक है, तो भैया ये भी एक एपी है ना, ठीक है। अब मान लेते हैं, ध्यान सुनना, कि इन सब का जो सम है, इन सब का सम आता है मान लो x, ठीक है। टर्म्स डिविजिबल बाय 3, ये जितनी भी टर्म्स है इन सब का सम आता है y। तो जो आपसे पूछा है दैट इज रिक्वायर्ड पार्ट, रिक्वायर्ड आंसर जिसको आप बोलते हो FNF, सारी टर्म्स के सम में से टर्म्स डिविजिबल बाय 3 अगर हम घटा दें, दैट इज x माइनस वाई कर दें, तो यही हमारा FNF है। तो भाई ये भी एक एपी है और ये भी एक एपी है। एक एपी की कुछ टर्म्स के सम में से दूसरी एपी के कुछ टर्म्स का सम घटाना है, तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। आंसर इज दिस, नाउ इट इज डू इट बाय योरसेल्फ। अब सिर्फ इसमें 10% काम बचा है, दैट इज कैलकुलेशन वाला। मेरे साथ साथ अगर आपने इस सवाल को यहीं छोड़ दिया तो आप अपनी कैलकुलेशन को उस वक्त जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होगी पेपर के अंदर, तो बिल्कुल ही भूल जाओ, बिल्कुल मदद नहीं करेगी आपकी कैलकुलेशन आपके लिए, ठीक है, है ना। SMJ लिखकर भेजें, आज होमवर्क बहुत मिलने वाला, ध्यान रखना। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछता हूं कि भाई कुछ नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर लेट्स से 200 तक, ठीक है, ये एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। इसमें से मुझे नंबर्स बता, नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 बट नॉट बोथ।
ये एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, क्योंकि ये सवाल भी एपी का ही है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑल्सो एपी। सवाल क्या पूछा है, आराम से देखना है ना। 372, जो बच्चे बोल रहे 372, अरे 372 इसके अंदर होगा ही नहीं भाई। यहां एक एपी लिखी हुई है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इससे पहले वाली टर्म क्या 372 होगी? कॉमन डिफरेंस घटा तो सही, 5 इसमें से घटाएगा तो यही तो आएगी अगली टर्म 368। कुछ लोग बोल रहे 372 आएगा। तुम सिर्फ एक चीज सोच रहे हो कि 372 इज डिविजिबल बाय 3। अरे वो इस एपी में होना भी तो चाहिए, ध्यान से सोच। ठीक है, अब इस प्रकार के सवालों का एक बार मुझे आप फटाफट जवाब दे दीजिए कि सर ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। वो बोल रहे थे नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 मैं जानता हूं, मैं लिख सकता हूं। मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन कौन से हैं सर इस सेट के अंदर? यहां से शुरू होगा 2 4 6 8 करते करते कहां तक? लास्ट नंबर इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2। फिर मैं आपसे पूछूं मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होंगे सर? पहला नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है दैट इज 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, करते करते लास्ट नंबर कौन सा होगा जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा? दैट इज 198, क्योंकि यही वो नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। सारे नंबर्स या सारे डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल आ रहा है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 200 3 से डिविजिबल है नहीं। दिस इज द लास्ट टर्म। अब उसने बोला है, मान लेते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 2 इस सेट में, इस सेट को मैं ए बोल रहा हूं, और मल्टीपल्स ऑफ 3 इस सेट को मैं बी बोल रहा हूं। आपसे क्या पूछा है? 2 और 3, मतलब आपसे वो सवाल ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इन दोनों के यूनियन में या तो 2 का मल्टीपल चलेगा या 3 का मल्टीपल चलेगा, बट दोनों का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चा इसके टोटल नंबर ऑफ नंबर्स गिनकर और इसके टोटल नंबर ऑफ नंबर्स गिनकर मुझे ऐड करके बता देता है। मतलब उसने क्या किया कि अगर आपने हमसे ए यूनियन बी और लगा हुआ है ना, दैट मींस द साइन ऑफ यूनियन, तो 2 वाले सेट ए में 2 वाले मल्टीपल्स ले लिए, सेट बी में 3 वाले मल्टीपल्स ले लिए। 2 और 3 पूछ रहे हो, ए यूनियन बी पूछ रहे हो, तो वो मुझे सिर्फ जवाब इतना ही दे रहा है। अब नाउ इतना ही जवाब सही है या फिर फाइनल आंसर जाना चाहिए सर ये? तो जो लोग सिर्फ इतना जवाब देते हैं तो उन्होंने ओवर काउंटिंग कर ली, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को 2-2 बार गिन लिया, जो कि आपको दिख भी रहा है कि आपने इसमें गिन लिया 6 और इसमें भी गिन लिया 6। फटाफट मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं? सर वो है 100। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? तो सर 198 डिवाइडेड बाई 3, या फिर वही लास्ट टर्म tn बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 3, तो 3n बराबर 198, तो n की वैल्यू आ जाएगी सर 6 3 जा 18, और ये कितना आ जाएगा सर वापस से 66। तो जब मैं पूछता हूं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 या 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना, और अगर मान लो मैं ये सवाल हटा भी दूं, अभी सिर्फ सवाल ये है द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3, तो क्या तुम मुझे अपना आंसर ये दोगे कि सर इन दोनों का सम कर दो दैट इज 166? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कारण क्या है? क्योंकि आपने एक नंबर को 2-2 बार गिन लिया। आपने एक नंबर को 2-2 बार गिन लिया। आप यहां पर भी इस सेट में भी 6 को काउंट कर रहे हो और इस सेट में भी 6 को काउंट कर रहे हो। आप इस सेट में भी 12 को काउंट करोगे, इसमें भी 12 को काउंट करोगे। 2-2 बार थोड़ी गिनोगे भाई। क्या इसमें 12 2-2 बार थोड़ी है? नहीं सर। तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा? 100 एलिमेंट्स यहां, 66 एलिमेंट्स यहां। अब इनके इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, वो वाले लोग जो आपने दोनों जगह गिन लिए। तो सर ये कितने आ गए? 6 12 18, ये वो लोग हैं जो आप दोनों जगह गिन रहे हो, और लास्ट नंबर होगा मल्टीपल ऑफ 6 दैट इज 198। ये 6 से डिविजिबल है, चेक कर लीजिए, है ना। 33 इंटू 6 इज 198।
तो ये वाले सर टोटल ये वाले कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 2 के भी मल्टीपल हैं एंड 3 के भी मल्टीपल है, मतलब वो 6 के मल्टीपल्स हैं। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी में आप बोल सकते हो 33 एलिमेंट्स आएंगे सर। इसमें सर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाल लिए? अरे मैंने कहा लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी, टीएन का फॉर्मूला लगाया है यार। बोले सर ठीक है, तो अपना एक्चुअल आंसर विल बी ये वाला। तो इसमें फाइनल आंसर आएगा 133 इस सवाल का। तो क्या ये बात क्लियर है? अब इसी का ही अगर मैं एक और सवाल बना दूं जो मैंने पहले लिखा हुआ था, बट नॉट बोथ। अब सवाल का जवाब बता दो भाई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि हमें सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स काउंट करके बताओ जो 2 के मल्टीपल हो या 3 के मल्टीपल हो, लेकिन दोनों के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। अब इसको सेट थ्योरी वाली लैंग्वेज से जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, वैसे इसको सेट थ्योरी, मैं सेट थ्योरी बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सेट थ्योरी आती होगी तभी आप इस सवाल का जवाब दोगे। अब की बार वो बोल रहा है बट नॉट बोथ, मतलब 6 को एक भी बार काउंट मत करना, यहां भी काउंट नहीं होना चाहिए और यहां भी काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ। वो कह रहा है कि हमें दोनों के मल्टीपल नहीं गिनने। तो इस केस में जो आप एफ एन एफ बोलोगे वो आप क्या बोलोगे सर? 3 के मल्टीपल्स, सॉरी 2 के मल्टीपल्स दैट आर 100, 3 के मल्टीपल्स दैट आर 66, माइनस जो इनके कॉमन मल्टीपल्स है जो आपने यहां भी गिने हैं और यहां भी गिने हैं, दोनों जगह से हटाने हैं, तो दोनों बार सब्ट्रैक्ट करो। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 के मल्टीपल्स में से 2 के मल्टीपल्स में से 6 के मल्टीपल्स हटा दिए, ठीक है, दैट इज 33। तो यहां पर सिर्फ 2 के मल्टीपल्स बचे। फिर आप क्या बोलोगे सर? 3 के मल्टीपल, यहां पर ध्यान से देखना प्लीज, यहां पर आप क्या बोलोगे सर? दैट इज 3 के मल्टीपल्स में से भी 6 के मल्टीपल घटा दिए। तो इस बार क्या हुआ? 100 प्लस 66 माइनस 2 टाइम्स 33। अब की बार 2 बार क्यों घटाया जा रहा है? क्योंकि ना ये नंबर यहां गिनना चाहिए ना ये नंबर यहां गिना जाना चाहिए। तो सर ये हमारे पास में आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 100। पिछली बार उसने बोला था 2 और 3, मतलब ये नंबर आपने एक ही बार क्यों सब्ट्रैक्ट किए? क्योंकि ये 2 बार गिने जा रहे थे, तो एक बार आपको गिनने हैं, क्योंकि एक बार तो इनकी काउंटिंग चलेगी। बताओ भाई, कोई भी बात परेशान कर रही है तो आप पूछ सकते हैं। है ना? ठीक है, ये बात समझ में आना ना, क्योंकि इसमें तो 6 वाले चल जाएंगे, इसमें तो हमें नेचुरली घटाने होते हैं। तो इसको आप रिमेंबर एज रिजल्ट लिखना, रिमेंबर एज रिजल्ट, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ नंबर्स, फटाफट मेरे साथ लिखो, दैट आर मल्टीपल ऑफ, नंबर ऑफ नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ P और Q। P कोई नंबर है और Q कोई नंबर है, ठीक है। हाँ, तो आप इसमें क्या करो, एक सेट A बना लो, सेट A में मल्टीपल्स ऑफ P, सेट B बना लो जिसमें मल्टीपल्स ऑफ Q, और एक A इंटरसेक्शन B बना लो मल्टीपल्स ऑफ P एंड Q। तो अगर वो कभी आपसे पूछता है द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ P और Q, तो इसका आंसर आप दोगे ये वाला, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कि अगर वो P और Q के मल्टीपल्स पूछ रहा है
तो दोनों के अलग अलग मल्टीपल गिनने के बाद में उनके कॉमन मल्टीपल्स भी घटाने जरूरी है। बोलो, क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको ध्यान रखना, बिकॉज ये बहुत तकड़े तरीके से पूछा जाता है और ये सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जब मैंने ये पूरी टेबल बना के दिखाई तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमें कॉमन मल्टीपल्स क्यों घटाने चाहिए, वरना तो भाई ये 6 तो दो दो बार थोड़ी काउंट करेगा। एसएमजे, एसएमजे की झड़ी लगा दो भाई, आज क्या हो गया? बाहरी भांजे भांजियां आई हुई हैं क्या? ये वाला सवाल सॉल्व करके आइएगा प्लीज। 100 से लेकर 700 है, नेचुरल नंबर होने चाहिए। n इज नीदर ए मल्टीपल ऑफ 3 नॉर ए 4। ठीक है, होमवर्क है, करके आना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये डिब्बी नहीं है, इसका आंसर प्लीज आप लेकर आइएगा। ठीक है, अब एक सवाल जिसके सवाल पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है भाई। ये सवाल एपी का ही है, बट उसने लैंग्वेज इतनी खतरनाक और शानदार यूज कर ली कि आधे लोगों को क्या 99% लोगों को हवा भी नहीं लगती कि भाई साहब पूछ क्या रहे हो, ये तो बता दो, है ना। हमारा सर यहां पे अप्पा जप्पा जप्पा हो गया। अब इस सवाल को समझते हैं और फिर यहां से जो आपको एक फील आए, एक चीज समझ में आए, उसको ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, देख क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब एक सेट दे रखा है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में यूज किया। आपने बोला था सर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जब आपने सेट थ्योरी में पढ़ाई तो आपने हमें यह बोला था कि सेट थ्योरी इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, सवाल पूछने की लैंग्वेज में काम आती है। अब क्या बोला है कि इस पूरे सेट के अंदर अल्फा की वैल्यू लेनी है। अल्फा जो है वो 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर है। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि अल्फा का और 24 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हो। ये 1 आना चाहिए। मतलब इस सेट में कितने ऐसे नंबर्स हैं, 1 से लेकर 100 कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका 24 के साथ एचसीएफ 1 आता है ना, जिनका 24 के साथ एचसीएफ 1 आता है। वो जितने भी नंबर्स निकल गए उनका सम पूछ रहा है वो। ठीक है, सवाल ये वापस एक बार रिपीट करता हूं, 1 से लेकर 100 तक कितने ऐसी नंबर्स हैं जिनका 24 के साथ एचसीएफ 1 आता है, और वो जितने भी नंबर्स निकल गए उन सबका सम बताना। अब पहले इसको एकदम डिकोड, बेसिक से डिकोड करते हुए मैंने कहा दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लो मैं 2 और 24 का एचसीएफ पूछूं, तो बेसिकली सर एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका एचसीएफ आ जाएगा 2। और कैसे करते हैं सर? 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज 2 की पावर 1। अब जो प्राइम नंबर दोनों जगह प्रेजेंट हो, जो प्राइम नंबर दोनों जगह प्रेजेंट हो, उसकी सबसे छोटी पावर आपको यहां लिखनी है। जैसे यहां पर 2 दोनों जगह प्रेजेंट है तो 2 इज द एचसीएफ, है ना। बेसिकली एचसीएफ क्या है सर? वो वाला नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो। और देखो, अगर मैं आपसे जीसीडी पूछूं दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। मैं आपसे 8 और 24 का जीसीडी मतलब एचसीएफ, तो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब एक प्राइम नंबर दोनों जगह प्रेजेंट है, उसकी सबसे छोटी पावर कितनी कॉमन है? दैट इज 2 की पावर 3। तो इसका जीसीडी कितना आ गया या एचसीएफ कितना आ गया? 8। और देख भाई, एचसीएफ ऑफ 9 एंड 24, सर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब की बार दोनों जगह कॉमन जो प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है वो है 3, और इसकी सबसे छोटी पावर कॉमन है 3 की पावर 1। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, जब भी आप ये बोलते हो कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर सी, तो यहां पर वो सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है, सॉरी सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो। तो 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 की टेबल में 24 भी आता है, जिसकी टेबल में दोनों आते हो।
सर यहां पर वो वाला नंबर लिखा गया है जिसकी टेबल में दोनों आते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 6 की टेबल में, अबे 6 की टेबल में 24 आता है, 2 थोड़ी आता है उसकी टेबल में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ व्हाट इज HCF ऑफ 25 एंड 24। सर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 की पावर 2, इसकी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब की बार दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए मैं यहां 1 लिखूंगा। और जिन दो नंबर्स का प्राइम फैक्टर या HCF 1 आता है उनको हम को प्राइम भी बोलते हैं। ये बहुत पुरानी बात मैंने आपको बताई थी बेसिक मैथमेटिक्स में। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, इतनी सारी जानकारी, इतने सारे एग्जाम्पल लेने के बाद में, कि HCF ऑफ लेट्स से 35 एंड 24। सर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज 1। अब इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि भाई 24 का HCF किसके साथ लूं कि आंसर 1 आए? 24 का HCF किसके साथ लूं कि आंसर 1 आए? तो सिंपल सा जवाब समझ में आना चाहिए कि सर यहां जो नंबर होगा या जो अल्फा होगा, नीदर मल्टीपल ऑफ 2 नॉर 3। ना ही 2 का मल्टीपल यहां रखना और ना ही 3 का मल्टीपल रखना, क्योंकि अगर 2 और 3 का मल्टीपल हुआ तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 बैठे होंगे, तो HCF 1 नहीं आएगा, 2 और 3 में से कुछ आ जाएगा। देख लो, जब आपने यहां पर 2 का मल्टीपल रखा तो HCF 1 नहीं आ रहा, जब आपने यहां पर 2 के मल्टीपल लिखा तो HCF 1 नहीं आ रहा, जब आपने यहां पर 3 का मल्टीपल रखा HCF 1 नहीं आ रहा। 2 और 3 दोनों का मल्टीपल रख दोगे, दैट मींस लेट्स से 12 रख दोगे, 12 और 24, तो सर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब की बार 2 कॉमन है दोनों जगह, सबसे छोटी पावर कॉमन, दैट इज 2 की पावर 2, 3 कॉमन है दोनों जगह, सबसे छोटी पावर, दैट इज दिस। तो HCF आ गया सर 12। तो हमें तो 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो यहां पर कौन से नंबर रखें? ना ही 2 के मल्टीपल ना ही 3 के मल्टीपल्स। डिकोड किया मैंने क्वेश्चन को और बहुत बेसिक से समझाया भाई, इससे ज्यादा बेसिक से और कुछ नहीं होता है। समझ गए कि नहीं समझे? कि यहां पर लिखा हुआ नंबर नीदर ए मल्टीपल ऑफ 2 नॉर 3, ना ही 2 का मल्टीपल ना ही 3 का मल्टीपल। अब जो लोग लिख रहे हैं कि सर यहां प्राइम नंबर लिख दो, वो स्पेशल केस है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्पेशल केस मतलब तुम अधूरा जवाब दे रहे हो, मैं तुमसे कंप्लीट आंसर पूछ रहा हूं। EDCLR है, जो बच्चे ये बोल रहे हैं सर यहां पे प्राइम नंबर रख दो, मतलब यहां 11 रख दो, ठीक है 11 का 24 के साथ HCF 1 आएगा, बट क्या सिर्फ 11 या प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर्स है? मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। तूने एक भी नंबर को छोड़ा और तूने काउंट कम बताया तो तेरा आंसर गलत हो गया, तुझे -1 मिलेगा। कंप्लीट आंसर चाहिए, तो कंप्लीट आंसर है ये, नीदर ए मल्टीपल ऑफ 2 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 3। बहुत बढ़िया। अब सर फिर इस सवाल में करें क्या, ये बताओ। मैंने कहा आ जाओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया यार। 1 से लेकर 100, हमें पहले इसमें से ये बता दे मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 आएंगे सर 2 4 6 करते करते 100 तक, ये टोटल हमारे पास में 50 होंगे, है ना। फिर मैं पूछूं कि मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे सर 3 6 9, लास्ट नंबर आएगा 99, सर ये हमारे पास में हो जाएंगे 33, है ना। बट मैंने कहा मुझे इस सेट में से सारे नंबर हटाने हैं, सारे नंबर्स हटाने हैं जो 2 और 3 के मल्टीपल्स हो, है ना। तो मैंने आपसे पूछा द नंबर ऑफ नंबर्स
नंबर ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो वापस सर अगर आप इस सेट को ए बोलो, इस सेट को बी बोलो, तो आप हमसे पूछ रहे हो कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं, और उनके कॉमन भी, कॉमन वाली चीज भी तो बताओ। तो सर यहां पर 50 एलिमेंट्स हैं, इसमें 33 एलिमेंट्स हैं। कॉमन की बात करूं, कॉमन कौन से होंगे? दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 6। और वो कौन कौन से हो जाएंगे सर? 6, 12, 18 करते करते कहां तक? 96 तक सर। हम्म, हम्म। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 116, टोटल ये 16 आ जाएंगे सर। क्योंकि ये वो नंबर्स हैं आपने दोनों जगह गिन लिए। इसमें भी सर 2, 4, 6 यहां बैठा होगा और यहां भी बैठा होगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट काउंट चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 2 और 3 हैं कितने? तो वो ये हैं, इसके 50, इसके 33, दोनों को जोड़ो, बट जो आपने एक्स्ट्रा कॉमन काउंट कर लिए वो घटा दो। सर ये टोटल 16 कैसे है? मैंने कहा लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, या फिर ऐसा मत करना चाहो, एरर से बचना चाहते हो तो दिस इज द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस इज 6। तो ये आपके पास में आ जाएगा सर कितना? 16। तो भैया ये कितना आ गया? दिस इज 83 माइनस 16, बोले तो 77। ठीक है, ये कितना आ गया? 77 है ना? सेवेंटी सेवन नहीं भाई, 67 है ना? ये आया 7, 7 में से 1 गया 6, बिल्कुल सही। यहां तक क्लियर है? अब मुझे आंसर बताओ, क्योंकि उसमें सम भी पूछा है। ठीक है, अब मुझे ये आंसर बताओ, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर मैं इसमें सवाल पूछ लेता आपसे कि कितने एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सम ऑफ ना पूछकर, अगर ये सम ऑफ ना पूछकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता, तो बहुत सिंपल सवाल हो जाता कि सर टोटल हमें 100 एलिमेंट्स आपने दिए, उसमें से 67 हटा दो। तो ये जो 67 हटाने के बाद में, टोटल 67 एलिमेंट्स हटाने के बाद में जो नंबर्स बचे, उन सभी का जो एचसीएफ है वो अल्फा के साथ, सॉरी 24 के साथ 1 आएगा। बट वो तो सम पूछ रहा है, तो अब सम को कैसे लिखना है? बस एक छोटी सी थॉट प्रोसेस और काम करेगी। नंबर ऑफ नंबर्स होते वो तो तुम 33 बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, पर सवाल ये नहीं है, उन 33 एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो सम लिखने का तरीका सीधा सीधा बोल दूं, देखना जरा, देख, आराम आराम समझते जाना पूरा। कि हमने क्या किया कि पहले इन सब का सम लिख दिया, 1, 2 टिल कहां तक? 100 तक। ठीक है, आराम आराम से, क्योंकि हमसे वो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स पूछ रहा है, वो जो 33 एलिमेंट्स है उनका सम। अब वो 33 एलिमेंट कौन से सर हमें नहीं पता, बट हम उसका सम देखना जरा कैसे लिख रहे हैं। इसके सारे एलिमेंट्स का सम माइनस 2 वाले एलिमेंट्स का सम। तो सर दैट इज 2, 4, 6 कहां तक? 100 तक। फिर इसी में से ही 3 वाले एलिमेंट्स का भी सम, 3, 6 कहां तक? 99 तक। आपने जब इसमें से ये एलिमेंट हटाए और इसमें से जब ये एलिमेंट हटाए, तो कुछ एलिमेंट्स आपने ज्यादा हटा दिए। या फिर एक सिंपल सी चीज, हाँ ज्यादा लोड मत लो, इसमें से ये हो गया सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3। ठीक है,
अब मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 लिखना है, मतलब यहां पे तो आप अमाउंट काउंट कर रहे थे, अब इन सब का सम बात कर रहा हूं तो कुछ नहीं सर, ये लो 2 4 6 100 तक, ये 2 के मल्टीपल्स का सम, ये 3 के मल्टीपल्स का सम, और इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा ये वाला 6 के मल्टीपल्स का सम। कितने लोगों को ये बात एकदम क्लियर है? बोलो भाई कि सर ये इसका एफ एन एफ है। बोलो दिस इज अवर एफ एन एफ। क्लियर होता है कि अगर मैं आपसे पूछता कि सारे एलिमेंट 100 हैं, उन सब का सम ये रहा, इसमें से 2 का 3 का, बट इन दोनों में जो कॉमन है वो पहले ही यहां सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये वाला आंसर। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत आसानी से बता सकते हो। क्या आ रहा है? 1633 आ रहा है भाई। एफ एन एफ जो है वो बच्चे बोल रहे हैं 1633। प्लीज चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। बेसिकली ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। ये वाला सवाल भी करके आना, होमवर्क दे रखा है, मैच करवाना अपने आंसर को, ठीक है। बहुत हाई लेवल सवाल हमने किए हैं आज वाली क्लास में, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और, जब भी आपको मल्टीपल वेरिएबल में एक्सप्रेशन दिखाई दे तो इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो डिब्बी हैं वो डिस्कस नहीं होंगे, सिर्फ होमवर्क वाले। अब सिंस मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें सर ऑब्वियसली हमें किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने बाकी चैप्टर्स में मेहनत नहीं की। आप किसी भी चैप्टर के किसी भी अमाउंट में मैंने जो क्वेश्चन करवाए एक बार देख लीजिए कि वो कितने हैं, और बाकी कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट से, चाहे किसी और के मैथ्स के नोट से, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। बट सर इसमें भी हमें हाई मैग्नीट्यूड प्रैक्टिस करनी है, ताकि अब देखो बन तो एपी रही है यार, बन तो एपी ही रही है, बट कैसे बन रही है, लैंग्वेज वहां तक कैसे पहुंचा रही है आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रॉमिस मी कि आप हर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और जिस जिस डिब्बी में आपको दिक्कत आएगी उसका सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है भाई। तो यहां से स्टार्ट हो रही है कहानी। डिब्बी नंबर 1, डिब्बी नंबर 2, डिब्बी नंबर 3। क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज का मिक्स्ड क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा गया है 2025 के, आंसर्स भी लिखे हुए हैं। डिब्बी नंबर 4 S40 S12 ये पूछा, ऐसा सवाल किया था। डिब्बी नंबर 5, डिब्बी नंबर 6, ठीक है। फिर डिब्बी नंबर 7, डिब्बी नंबर 8, आराम से सॉल्व करना, आराम आराम से। फिर 9, फिर 10। तो डिब्बी नंबर 10 तक बहुत है एक बार, ठीक है। 10 तक बहुत है, आराम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैं हर बार प्रॉमिस करता हूं, प्रैक्टिस की कमी नहीं होने दी, इसीलिए तो मैं सॉलिडली और प्राउडली बोल पाता हूं कि भाई नोट्स कर ले, डिब्बी कर ले, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। करिएगा जरूर, आसान आसान क्वेश्चंस हैं। यू विल फील कि अपने अब तक नाम के सिर्फ 2 फॉर्मूले पड़े हैं, उसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मेरी अभी अगली क्लास है 6 बजे, तो थैंक यू सो मच। और एक लेक्चर रिकॉर्डेड आपको डाला गया है, लेक्चर क्वाड्रेटिक का है, लेक्चर नंबर 14, देख लीजिएगा। उसमें भी जोरदार जोरदार क्वेश्चन, हैवी सवाल पॉलिनोमियल वाले, और उसके जो डिब्बी हैं उनकी डिस्कशन वीडियो भी आप तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।